हमारा क्या है? हड्डियों का सिस्टम है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन, मूवमेंट या सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब टोटल जो हमारी बॉडी में हड्डियों की तादाद है वो कितनी होती है? 206 होती है। ठीक है। और एक न्यू बॉर्न बेबी में जो हड्डियों की तादाद होती है वो कितना होती है? 300 होती है। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कुछ छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, तो उन मिल करके आगे कितनी बना लेती हैं टोटल? 206 बना लेती हैं। पहली कैटेगरी इसकी क्या कहलाती है? एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? एक तो आ जाता है स्कल। कौन सा पार्ट आ जाता है? स्कल, जो कि क्या करता है? ब्रेन की हिफाजत करता है। उसके बाद मैंडिबल्स और क्रेनियम हो गई। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में स्टर्नम भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला रिब्स केज। रिब्स केज जो कितने पेयर्स पर मुश्तमिल होती है? 12 पेयर्स पर। इतना डीपली याद नहीं करना आपने इनको, कि जैसे फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं, फास्ट रिब्स कौन सी हैं और ट्रू रिब्स कौन सी हैं। जस्ट आपने पीपीएससी की तैयारी के लिए इतना याद रखना है। टोटल 24 होती हैं, 20 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। उसके बाद जो मेन अंडर में होते हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सियल। और उसके बाद जो साइडों वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब आ रही है आवाज? कहाँ से बंद हुई थी आवाज? कंफर्म करें, आवाज आ रही है? स्टार्ट से ही ऑफ था या दरमियान में ऑफ हुआ है मेरा माइक? कंफर्म करें जरा। जी, ओके ओके। हाँ, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बात कर रहे थे। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और दोनों तरफ ये लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ये दो हड्डियों के नाम सेम ही होंगे। फ्लेंजेस हो गया, मेटाकार्पल हो गया, कार्पस हो गया, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। ओके। और जो हमारे अपर और लोअर पार्ट्स के दरमियान जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रीडल कहते हैं। वो दो तरह के ग्रीडल्स होते हैं। एक होता है पेल्विक ग्रीडल्स, जिसमें हिप के बोन्स आ जाती हैं। और पेक्टोरल ग्रीडल्स, ये गर्दन के इर्द गिर्द, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन्स। ब्यूटी बोन्स वाली हड्डी को क्या कहते हैं? पेक्टोरल ग्रीडल। शोल्डर ब्लेड्स। ओके। इनका फंक्शंस क्या होता है? एक तो इनका मेन फंक्शन होता है, सपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन देती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। मूवमेंट, चलने फिरने में मदद देती हैं। मिनरल स्टोरेज, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इनको पार्टिकुलर स्टोर करने के लिए या हार्ड करने के लिए स्टोर करती हैं।
उसके बाद ब्लड सेल प्रोडक्शन, जैसे कि कल सर अब्दुल्ला बता रहे थे कि ब्लड सेल प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होती है। बोन मैरो हड्डियों के अंदर का ही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद फैट स्टोरेज, जैसे कि लिपिड्स हो गए, एनर्जी रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनको भी स्टोर करते हैं। उनको स्ट्रक्चर कौन सा, लिपिड्स को कौन सा स्ट्रक्चर स्टोर करता है, वो है येलो मैरो। नहीं, लीवर में ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता। लीवर जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है ड्यूजेनियम की तरफ। ये गलत गलत तस्वर है जो हम कहते हैं कि हमारा जिगर खून नहीं बना रहा। ये गलत तस्वर है, बोन मैरो में ही बनता है ब्लड। फिर आकर टेम्परेली स्टोर होकर से मे बी लिवर तक आ जाता है, लेकिन बनता वहां पर नहीं है। उसके बाद दूसरी स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ डिजीजेज हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा और इनकी वजूहात कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि ओस्टियो, ओस्टियो को नाम जहां पर भी यूज हो, ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन। ठीक है। और इसमें पहली डिजीज जो है ओस्टियोप्रोसिस है। ओस्टियोप्रोसिस क्या है? हड्डियों का ब्रिटल हो जाना, भुरभुरापन हो जाना। ये ज्यादातर ओल्डर एज में होता है। और हड्डियों के दर्द का बायस बनता है। इसकी मेन जो रीजंस होती हैं, एज होती है, वो 40 से 45 साल की फीमेल्स में होता है। 40 से 45 साल की एज में वोमेन में ये डिजीज कॉमन होती है। ये याद रखना है। ठीक है। इसकी वजह क्या है? प्रोसेस मीन भुरभुरी, ब्रिटल, ब्रिटल भुरभुरी को कहते हैं। ओके। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि फ्रैक्चर, जैसे थोड़ी सी चोट लगी, बंदा गिरा नहीं, हड्डी टूट गई। ब्रिटल तो वैसे हुई हुई है, ब्रिटल कहते हैं भुरभुरी हो जाना। जैसे कि थोड़ी सी चोट लगी या धक्का मुक्का लगा, उसकी हड्डी के टूटने का, फ्रैक्चर होने का जल्द खदशा हो जाता है। उसकी मेन वजह जो है ऑस्टियोपोरोसिस की, लेक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी की वजह से, या ज्यादा कैल्शियम लेने की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो, इसको विटामिन डी लेने से बचा जा सकता है। आर्थराइटस दूसरी डिजीज है। ये जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। ठीक है। उन सूजन सूजन की जगह पर क्या होता है? होता है। ये दो तरह की होती हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस एंड रियोमेटाइड्स आर्थराइटिस। इनकी डेथ में नहीं जाना, डेथ में। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? रिप्लेसमेंट या फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेज वगैरह के जरिए ठीक करवाई जाती है। ओस्टियोमाइलिटिस, ये तीसरी कॉमन डिजीज है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है भून में। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्टेफी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सिम्टम्स क्या होती है? सिवियर बोन पेन, फीवर और स्वेलिंग होती है। ट्रीटमेंट, वो जो टिश्यूज इफेक्टेड होते हैं बोन, उनको रिप्लेस किया जाता है। और लास्ट है चौथी है हमारे पास, रिकेट्स। ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी वजह, कमी की वजह से रिकेट्स होती है? विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ठीक है। या कैल्शियम या फास्फोरस। मोस्टली जो इसकी वजह क्या है, वो विटामिन डी की कमी है। ये एडल्ट पर्सन्स और चिल्ड्रंस में कॉमन होती है। ठीक है। वजह क्या होती है? इनसेफिशिएंट फूड या न्यूट्रिएंट्स इनटेक, कि मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से बच्चों में ये कॉमन हो जाती है। जब ये बड़ों में होती है तो बड़ों में से कहते हैं ओस्टोमेल्शिया, कि कैल्शियम की कमी की वजह से मेल्शिया कहते हैं, कैल्शियम, ओस्टियोमेल्शिया, हड्डियों में कैल्शियम की कमी। ओके। उसकी ट्रीटमेंट क्या है? सप्लीमेंट या फूड एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर,
धूप में बैठने से विटामिन डी, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट। ओके। उसके बाद है बोन कैंसर। बोन कैंसर में ये ज्यादा अहम तो है नहीं बोन कैंसर, और ज्यादा कॉमन भी नहीं है, इसको छोड़ ही दें तो बेहतर है। उसके बाद आते हैं हम, इनके कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, आप स्टडी कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली हमारी बॉडी का मैसेंजर है। क्या है? हमारी बॉडी का मैसेंजर है। ये एक बॉडी से एक पैगाम को दूसरे एक पैगाम को दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक ले जाता है। ओके। और ये दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी मैं एग्जांपल से वजाहत करूंगा आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक तो ब्रेन, ठीक है, दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइंस, इसको कहते हैं पीएनएस, सॉरी, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्या होता है, साइडों पे में इनके जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई चोट हो जा आती है तो वो फौरन दिमाग तक रेस्पॉन्स देता है, मैसेज लेकर जाता है, उसके नतीजे में रेस्पॉन्स पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है। इनके जरा देख लेते हैं ये है क्या चीज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो ब्रेन आ जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। और इसमें कौन कौन से हैं? एक है सेरिब्रम, जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। किसके लिए होता है? थॉट्स, एक्शंस और मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है। सेरिबेलम जो सबसे छोटा और लोअर साइड पे होता है, कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ठीक है। और ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये कनेक्टर है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? जिसे हराम मगज कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं कि सर के पीछे थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए। क्यों नहीं मारनी चाहिए? क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट यहाँ पर होता है, टेल होती है। ओके। तो ये जिसके थप्पड़ लगने की वजह से ये डैमेज भी हो सकता है, एकदम से चक्कर भी आना आना शुरू हो जाते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल ऊपर होता है। ओके। और ये फैला होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ हिप के ऊपर तक। ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्शंस को। वॉलेंटरी एक्शंस क्या होता है? वॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे अ, चाहने या ना चाहने से खुद कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल में होते हैं हमारी, इस तरह से कह सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। कि किसी को थप्पड़ मारना है, वो हमारे कंट्रोल में है कि कब मारना है, मारना है या नहीं मारना। ठीक है। एक जगह से उठकर दूसरी तरफ जाना है, ये हमारे बस में है। ठीक है। चलना फिरना, मूवमेंट, ये सारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम की एग्जांपल। ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक से नर्वस सिस्टम वो होता है जो बजाते खुद काम करता है, इनवॉलेंटरी होता है, जिसको जरूरत नहीं होती है कि हम सोचें या ना सोचें, वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। जैसे हार्ट बीट है, हम चाहकर भी उसको नहीं रोक सकते, खुदा की कुदरत होगी रोक जाएगी। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इनवॉलेंटरी, नॉट अंडर कंट्रोल। गुड। ओके। जैसे डाइजेशन हो गई, सांस लेना हो गया, ये सारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं।
अब ये दो तरह के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं और पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जिसमें फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स का होता है, लड़ो या भाग जाओ। वो किस में होता है? सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में काउंट द बॉडी एंड कंजर्व एनर्जी, क्या अपने आप को क्या करता है? डाइजेशन जैसे हो गई, अपनी बॉडी की जो एनर्जी को क्या करता है बेसिकली, एक्चुअली ये स्टोर करता है, कंजर्व कर लेता है। कि नॉर्मल फंक्शन में जैसे बीपी हो गया, उसको कंट्रोल करना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। अब उसके बाद है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को इस एग्जांपल से समझें। ये एक न्यूरॉन की बॉडी है मैं यहाँ पर मेरे पास, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। ठीक है, जो सेंट्रल होता है वो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर सेल का, और ये एक दूसरा न्यूरॉन एक दूसरे के साथ, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है एक दूसरे के साथ चेन बनाए हुए हैं। ये नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होते हैं। ठीक है, और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो एक्सॉन्स होता है, ये जो सेल बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पर, सेल बॉडी पड़ी हुई है, इसके साथ जो साइडों वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। और एक्सॉन्स से फिर क्या निकलती हैं? डेंड्राइट्स निकलती हैं, और यही डेंड्राइट्स रेनवेयर बनाती हैं, मीन के दो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने की जगह फराहम करती हैं। ठीक है, एक जहाँ से आया, एक एग्जाम जहाँ से आया, एक दूसरे के साथ मिल गया, और यहाँ से जाकर फौरन इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेंजर्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ जंप करता है, और ये इतना स्पीडी होता है कि मिली सेकंड से भी कम वक्त लेता है। स्पीडी कितना होता है? मिली सेकंड से भी कम वक्त में होता है, जिसे क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ये देख लें, तीन पार्ट्स होते हैं एग्जाम्स के। सेल बॉडी होती है जो सेंट्रल होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, और दरमियान में सिनैप्स होता है। दो न्यूरॉन्स के दरमियान के बीच में भी ये वाली जगह जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है आपको, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे के न्यूरॉन्स की तरफ जंप करके जाते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, बहुत कॉमन सी है, रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन पूछा जाता है, इसमें इफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरन्स, सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी होती हैं? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि एक कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पर हमारे पास रखी हुई है, एक मोमबत्ती रखी हुई है समझो। ठीक है, और यहाँ पर मोमबत्ती पर हमारा हाथ टच हो गया। जी, रिफ्लेक्स आर्क उस पाथ को कहते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के नतीजे में होता है। इज इट क्लियर? रिफ्लेक्स आर्क उस पाथ को कहते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के नतीजे में बनता है। और यहाँ पर देखें, जैसे ही हमारा मोमबत्ती के ऊपर हाथ टच होता है, कहाँ से टच हुआ? सेंसरी से, सेंस से, एहसास से। जैसे ही हमें एहसास हुआ, यहाँ से मूव करता हुआ फौरन मैसेज आता है कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट की तरफ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ब्रेन की तरफ से क्यों नहीं जाता? कोई बता सकता है? ब्रेन की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर फौरन रेस्पॉन्स करता है, तो फौरन रेस्पॉन्स करने की वजह से ये जो स्पाइनल कार्ड्स में मैसेज प्रोसेस होकर दोबारा वापस इम्पल्स जनरेट करता है।
ठीक है, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद फिर मैसेज जाता है इसी पाथ के थ्रू कि हाथ को वापस पीछे हटाना है, जैसे ही हम चाहें या ना चाहें। जैसे ही स्पाइनल कार्ड इंस्ट्रक्शन जारी कर देगा कि इमरजेंसी कंडीशन में फौरन ऑटोमेटिकली हाथ पीछे हो जाता है। इट्स मीन कि वो हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल्स में आ जाता है। और इसमें अब बात कौन सा है, एक तो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या होती है, हमारी 5 सेंसेस होती है, देखना, छूना, चखना, ईटीसी, ये सारी क्या होती है, स्टिमुलस होती है। स्टिमुलस से फिर मैसेज जाता है कहाँ, इंटर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर जाते हैं किसकी तरफ, स्पाइनल कार्ड की तरफ। ठीक है, स्पाइनल कार्ड से प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर कौन से होंगे, इंटर न्यूरॉन्स। मेरा तो एक पेन मिसबिहेव कर रहा है। इंटर न्यूरॉन्स, जहां से मैसेज को लेकर फिर मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स रिफ्लेक्स एक्शंस के क्रिएट करने में, हाथ हटाने में मदद करेगा, जिसे क्या हम कहेंगे, रेस्पॉन्स। इज इट क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पॉन्स। इस सारे अमल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, जो मैसेजेस फौरन स्पाइनल कार्ड से दोबारा रेस्पॉन्स पैदा करते हैं, ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मीन के बहुत कम वक्त में ये प्रोसेस होकर रेस्पॉन्स पैदा करता है। उसके बाद ये देखें, ये नर्वस सिस्टम दिया गया है, इसकी 2-3 डिजीजेस हैं, वो दे आप माइंडेड कर दें। एक तो स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि न्यूरॉन्स में जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है। क्या होती है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, रुक जाती है। जैसे कि स्ट्रोक की कॉमन एग्जांपल देखें, आप किसी जगह पर बैठ जाते हैं, तो आप ये इतनी देर बैठे रहते हैं कि आपकी वेन्स और आर्टरीज कुछ क्लोज हो जाती हैं, तो आपकी वो जगह सुन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, सुन्न हो जाती है। तो कुछ वक्त के लिए जो सुन्न सप्लाई ना होने की वजह से सुन्न हुई है, उस चीज को क्या कहते हैं, मैसेजेस प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उस क्या कहते हैं, हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंटली भी हो सकती है, या वेसल्स को रप्चर करने के होने के नतीजे में भी हो सकता है ये। इसका प्रिवेंशन जो है वो ज्यादा टेंशन या रिस्क लेने की वजह से होता है, और ज्यादा अपना गुस्सा कंट्रोल रखेंगे या ऐसे इमरजेंसी स्टेप लेने से परहेज करेंगे तो इससे बचा जा सकता है। जिसमें एक साथ इसकी वजह क्या होती है, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द मैसेजेस एक ही टाइम में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, स्लो हो जाती है। ओके, उसके बाद है पार्किंसंस डिजीज। कौन सी डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये मूवमेंट को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। और डोपामीन जो हमारे ब्रेन में होता है वो मैसेजेस न्यूरॉन्स को देना बंद कर देता है। उसकी सिम्टम्स स्टिफनेस हो गई, स्लो मूवमेंट हो गई, या बैलेंस प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी फिजियोथेरेपी भी हो सकती है और सर्जिकल भी हो सकती है। अल्जाइमर, अल्जाइमर भी एक न्यूरॉन्स की बीमारी है, जिसमें न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेटिव हो जाते हैं, इनके टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है, कॉग्निटिव जान पहचान खत्म हो जाती है। ओके, और ये सोशल इलनेस बिहेवियर का रिजल्ट बनते हैं। बंदा सोशल नहीं रहता रहता,
पागल जिसे कहते हैं, ओल्ड एज में मुझे मोस्टली होता है। जी साइको इशू है। तो उसके बाद देखें हम एपिलिप्सी। एपिलिप्सी कहते हैं, जो हम इसको कॉमन वर्ड में देखें तो एपिलिप्सी क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके हम कह सकते हैं मिर्गी के द्वारा पढ़ना। ठीक है। साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? हम्म, जरा एक्सप्लेन करेंगे? जी ये न्यूरोलॉजिकल है। खैर इतना डीपली जाने की भी जरूरत नहीं है, हमने इसको पीपीएससी के लिए तैयार करना है। ये तीन चार डिजीजेस इसकी देख लीजिएगा। ये देखें, ये इसमें देखें, ये कहाँ चला गया, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये न्यूरॉन्स हैं, येलो येलो। फिर सांप्स के जरिए दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर देखें तो ये पिंक कलर में है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जो येलो येलो सारा नेटवर्क फैला हुआ है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सिस्टमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, आंसर्स के साथ हैं। कुछ बायोलॉजी की हम एंड करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं, कौन सी ब्रांच कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। मालिक्यूलर बायोलॉजी, जो मालिक्यूल बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल हो, क्या कहलाती है? मालिक्यूलर बायोलॉजी। थोड़ा सा है, ये बेसिक है, बहुत आसान है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और जैसे जेनेटिक्स में भी इसको स्टडी कहते हैं, करते हैं। किसमें? जेनेटिक्स। बेसिकली जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ। ओके। इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो तीन है। एक है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी, और चौथ तीसरी कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। बेसिक ब्रांचेस इनकी तीन है, फिर इनकी सब ब्रांचेस हैं। जूलॉजी क्या है? जू से है, जू में क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल क्या कहलाती है? जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, बूटे से याद रख लें। ठीक है। बूटा क्या होता है? पौधा होता है। स्टडी प्लांट। ठीक है। पीपीएससी एक्चुअली ये एक इंटरलिंकिंग कनेक्शंस है। कोई भी चाल चीज याद रखने है ना, उसके आपने हिंट बनाने हैं। जनरल नॉलेज हो या कोई भी चीज हो, उसके हिंट्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि बॉटनी, बूटे से, बूटा क्या होता है? पौधा होता है। पौधा को क्या कहते हैं? प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाती है? बॉटनी। जोलॉजी, जू से है, जू में एनिमल होते हैं, तो इसलिए स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हो गए, इनको क्या कहते हैं? मैक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा, सेल बायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल। अगर हम सेल, जस्ट सेल लेवल तक स्टडी करते हैं किसी चीज को, तो वो क्या कहलाएगी? सेल बायोलॉजी कहलाएगी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्चुअल इनहेरिटेंस, विरासत के कानून, कि ट्रांसफर ऑफ स्टडी ऑफ जीन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती हैं, इसको हम स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं?
जेनेटिक्स कहते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के साथ साथ जो बायोलॉजी में या जानदारों में जो चेंजेस आती हैं उनको क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जानदार और उसके माहौल के दरमियान जो ताल्लुक है उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन डायनेस्टी डायनामिक्स हो गया, कंजर्वेशन ऑफ हो गया, एनवायरमेंटल हो गया। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फिजिक्स से है, फिजिकल पार्ट्स मीन के एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर्स, फिजिकल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए जो फील्ड होती है फिजियोलॉजी कहलाती है। डेवलपमेंटल मीन के एक आर्म छोटा होता है तो बड़ा किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, इन सारे चेंजेस को स्टडी करने के लिए कौन सी फील्ड यूज होती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एनाटमी, एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इनसाइड द बॉडी पार्ट्स, ओके, इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मैंने बता दिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स वगैरह, ये माइक्रोबायोलॉजी में स्टडीज है। बॉटनी का बता दिया, zoology का भी आपको बता दिया है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है ह्यूमन बॉडी का। इसके अलावा भी काफी फील्ड्स हैं, ये आप खुद कुछ इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, कौन कौन सी फील्ड्स हैं, जैसे हिस्टोलॉजी हो गया, मैक्रो बायोलॉजी हो गया, मैक्रो, और देख लीजिएगा इनको फील्ड्स को, काफी सारी हैं। अच्छा, सेल ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन बॉडी किस तरह से बनती है, बेसिक लेवल जो है हमारा, वो हमारा क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। एटम्स से फिर मालिक्यूल्स बनते हैं, मालिक्यूल से फिर सेल्स बनते हैं, इस तरह से है ना। सेल्स से फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये सारा सिस्टम्स क्या कहलाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहलाता है, कि छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा जानवर बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मालिक्यूल, कौन सा लेवल है हमारे पास, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एटम या मालिक्यूल लेवल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी बॉडी में टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? जी, वेरी गुड, 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें 6 मेजर हैं और 10 माइनर हैं, ठीक है। उसके बाद जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे सेल कहते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स हो गया। फिर उसके बाद सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज बना लेते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, ईटीसी। फिर इसी तरह ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, आपस में ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जो अभी हम सारा पीछे पढ़े, स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास, इनकी स्टडी को देख लीजिएगा, छोटे छोटे एमसीक्यूज इसमें इनमें से बनते हैं, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, जो लिविंग का सबसे लास्ट पार्ट होता है। फिर इसके बाद हम हमारे माहौल के साथ मुताबिकत हो जाती है, पॉपुलेशंस बनती है, कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से फिर आगे लास्ट पार्ट होता है, बायोस्फीयर लेवल होता है। कि बायोस्फीयर लेवल ऐसे लेवल को कहते हैं कि
कायनात का वो हिस्सा जहाँ पर कोई जानदार रहता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इज इट क्लियर? इसके रिलेटेड के अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल में मीटिंग भी एंड होने वाली है। यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया। इंशाल्लाह हम 2-3 दिन में इसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 2 दिन में बायोलॉजी कवर करते हैं सारी। उसके बाद हम कवर करते हैं केमिस्ट्री को, एक 3-4 लेक्चर केमिस्ट्री के होंगे, उसमें सारी केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे। ओके। बेसिकली आपकी जो तैयारी है वो आपकी एक्सप्लोरेशन होती है। इन नोट्स को स्टडी करते जाएं, जो चीज़ें नई नज़र आ रही हैं उनको इंटरनेट पर जाकर सर्च करें, उसको साथ नोट डाउन करते जाएं। इसका फायदा ये होगा कि जब आप नोट्स रिवाइज करने लगेंगे तो वो दूसरी चीज़ें जो नोट की हुई होंगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपको जहन नशीन होती जाती हैं। ओके, कितना टाइम रह गया है? चलें, यहाँ पर क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक ओपन कर देता हूँ, पूछ सकते हैं।